नमस्कार। जैसा कि कहा गया है, नियति सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। और आज हम अमेरिका की ऊर्जा नीति में ऐसे ही एक बड़े चुनाव और उसके नतीजों की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण के आधार पर बात करेंगे। विषय है अमेरिका का नया ऊर्जा कानून, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट या संक्षेप में OBBBA कहा जा रहा है। हाँ, ये वो कानून है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन किया है। और ये जो पिछला बाइडेन प्रशासन का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था ना, IRA जिसने क्लीन एनर्जी पे बहुत जोर दिया था। बिल्कुल। IRA ने सौर, पवन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इन सब में अरबों डॉलर का निवेश किया था। लेकिन अब ये OBBBA वो इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए जो सरकारी प्रोत्साहन थे, उन्हें तेजी से खत्म कर रहा है। तो आज हम इसी पे गहराई से बात करेंगे। इस बिल में आखिर है क्या, अमेरिका पर इसका क्या असर हो सकता है, और फिर दुनिया में जो क्लीन एनर्जी की दौड़ चल रही है, खासकर चीन के मुकाबले में, इसके क्या मायने हैं। ये UPSC की तैयारी करने वालों के लिए और जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल। देखिए, OBBBA का जो मूल मंत्र है वो है जीवाश्म ईंधन पर वापसी। इसके तहत जो घरेलू तेल और गैस ड्रिलिंग है, उसके लिए रॉयल्टी दरें कम की गई हैं और लीजिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो ये साफ तौर पर ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव है, IRA की दिशा से बिल्कुल हटकर। अच्छा, तो फिर इसका सीधा असर मतलब आम अमेरिकी नागरिकों पर क्या पड़ेगा, उनकी जेब पर? देखिए, न्यूयॉर्क बेस्ड एक रिसर्च ग्रुप है, रोडियम ग्रुप। उनका अनुमान है कि 2035 तक अमेरिका में घरेलू ऊर्जा बिल लगभग 2 से 7% तक बढ़ सकते हैं। 2 से 7%? अच्छा खासा उछाले है तो। हाँ, मतलब आप समझिए कि सालाना लगभग $95 से $250 का फर्क पड़ सकता है हर परिवार के बजट पर। और इसकी एक बड़ी वजह है टीवीज है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम होंगी तो। बिल्कुल, सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन कम होंगे। वो जो IRA के तहत EVs खरीदने पर टैक्स क्रेडिट मिलता था 20-32 तक, हाँ, वो सब्सिडी जैसा। हाँ, वो अब इसी साल मतलब 30 सितंबर को ही खत्म हो जाएगा। तो जाहिर है फिर गैसोलीन की मांग बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अच्छा, तो ये ईवीज वाला क्रेडिट खत्म होना तो सच में बड़ा असर डालेगा। लेकिन उन बड़ी क्लीन एनर्जी परियोजनाओं का क्या, मतलब पवन चक्की, सोलर फार्म्स? उन पर भी असर है। पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को टैक्स क्रेडिट पाने के लिए अब 2027 के अंत तक ऑनलाइन आना होगा। मतलब टाइमलाइन थोड़ी टाइट हो गई है। हालांकि एक बात है, वो जो घरेलू सामग्री वाला क्लॉज था ना, हाँ, कि अगर लोकल सामान कम है तो ड्यूटी लगेगी। हाँ, वो हटा दिया गया है अंतिम बिल से। तो वो एक राहत है। लेकिन फिर भी रोडियम ग्रुप ने ये चिंता जताई है कि अगर अमेरिका में EVs, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन की मांग कम होती है तो फिर यहाँ नई फैक्ट्रियां लगाना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहेगा शायद। एग्जैक्टली। उनकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी मतलब आर्थिक व्यवहार्यता खतरे में पड़ सकती है। जाहिर है, जीवाश्म ईंधन उद्योग, तेल और गैस वाले, वो तो इस बिल से खुश होंगे। हाँ, बिल्कुल। तेल और गैस लॉबी ने तो OBBBA का स्वागत किया है। लेकिन असल में आलोचक भी कम नहीं है। जैसे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, WRI। हाँ, जाना माना संगठन है। उनके डेविड विडाव्स्की का तर्क है कि भाई अमेरिकी शेल गैस अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी से महंगी पड़ती है। और जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, AI के लिए, घरों में बिजली के उपकरण बढ़ रहे हैं, गर्मी की वजह से AC का इस्तेमाल, हाँ, मांग तो बढ़ी रही है तेजी से। तो इस बढ़ती मांग को सिर्फ जीवाश्म ईंधन से पूरा करना न तो आर्थिक रूप से समझदारी है, न ही व्यवहारिक। उनका कहना है कि क्लीन एनर्जी सोर्स ज्यादा तेजी से लगाए जा सकते हैं और उनसे आर्थिक विकास भी बढ़ता है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो फाइनल बिल पास हुआ है वो शायद उतना कठोर नहीं है जितना शुरुआती प्रस्ताव था। अच्छा, कुछ रियायतें दी गई। हाँ, जैसे क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें टैक्स क्रेडिट के लिए 2027 के अंत तक का समय मिल गया है। और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर, क्लीन फ्यूल, बैटरी स्टोरेज, इनके लिए जो प्रोत्साहन थे वो बरकरार रखे गए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन इसका दुनिया पर और खासतौर पर चीन पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ मामला शायद और पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये बिल एक तरह से ग्लोबल क्लीन एनर्जी रेस में चीन के दबदबे को और मजबूत कर सकता है। वो कैसे? देखिए, चीन अपनी औद्योगिक जरूरतें पूरी करने के लिए कोयले वाले पावर प्लांट बढ़ा तो रहा है, लेकिन साथ ही क्लीन टेक्नोलॉजी पर उसका फोकस जबरदस्त है। आप 2024 का ही आंकड़ा देखिए। क्या आंकड़ा है? चीन ने जहां करीब 100 गीगावाट कोयला क्षमता जोड़ी,
वहीं उसने 420 गीगावाट सोलर और विंड एनर्जी भी जोड़ी। 420 गीगावाट। इसकी तुलना में अमेरिका ने आईईए के अनुसार 2024 में 55 गीगावाट से भी कम नई क्षमता जोड़ी। बाप रे, 420 गीगावाट्स बनाम 55 गीगावाट्स, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और सिर्फ बिजली बनाना ही नहीं, चीन अपने वाहनों को, खासकर ट्रकों को, बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक बना रहा है। रोडियम ग्रुप का ये अनुमान है कि इसकी वजह से चीन में हर रोज करीब 10 लाख बैरल तेल की खपत कम हो रही है। 10 लाख बैरल रोज, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लगभग ओमान जितना तेल रोज पैदा करता है उतना। तो सोचिए, अगर ऐसे में अमेरिका सोलर, विंड और ईवीज में पीछे हटता है तो इन सेक्टर्स में चीन का दबदबा बढ़ना तो लगभग तय है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक देश की घरेलू नीति का असर पूरी दुनिया की होड़ पर पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये तो साफ है कि ओबीबीएसए अमेरिका की ऊर्जा नीति में जीवाश्म ईंधन की तरफ एक बड़ा कदम है। और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? शायद घरेलू ऊर्जा लागत बढ़े, अमेरिका में क्लीन एनर्जी अपनाने की रफ्तार धीमी हो, और शायद ग्लोबल क्लीन एनर्जी मार्केट में चीन की पकड़ और मजबूत हो जाए। इसका असर फिर ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों पर मतलब दूर तक जा सकता है। तो आज की इस चर्चा से एक अहम सवाल दिमाग में आता है। एक तरफ दुनिया एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी से बढ़ती ऊर्जा मांग का सामना कर रही है, दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की चुनौती मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में जीवाश्म ईंधन पर अमेरिका का ये नया जोर आने वाले दशक में उसकी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और दुनिया में उसके प्रभाव को कैसे बदलेगा? इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें।